बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे माशरे में कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जिनका कभी हमें अंदाज़ा नहीं होता और हम वो गलतियाँ दोहराते न सिर्फ अल्लाह को नाराज़ करते हैं बल्कि अपने घरों में भी हंगामे बर्पा कर देते हैं। कुछ रिश्तों में एहतियात निहायत ज़रूरी होती है। ये बात ख़ुसूसी तौर पर वालिदैन अपनी औलाद को तरबियत देते हुए समझा दें तो कभी कोई घराना बर्बाद ना हो। मैं भी इसी लापरवाह माशरे का हिस्सा थी। माँ बाप ने कम उम्री में शादी कर दी और मेरा शोहर बिरोने मुल्क रहता था। शादी के एक माह बाद ही मेरा शोहर वापस चला गया और मैं ससुराल के साथ रहने लगी। मेरे ससुराल में सास और ससुर के अलावा एक जेठ रहता था। उसने कुछ माह पहले ही बीवी को तलाक दी थी और अब अकेला माँ बाप के साथ रहता था। मैं ज़्यादा तफसीलात नहीं जानती थी, मगर मेरे शोहर ने मुझे बताया था कि मेरी जिठानी को मेरे जेठ के किरदार पर शक था और वो बहुत उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाती थी। जब घर में रोज़ फसाद रहने लगा तो मेरे जेठ ने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। मुझे अपने जेठ के लिए तब अफसोस हुआ था, क्योंकि शादी के बाद मैंने अपने जेठ में कोई गलत बात महसूस नहीं की थी। मेरा जेठ सबसे अलग थलग कमरे में पड़ा रहता था। मुझे भी यकीन था कि मेरा जेठ एक शरीफुल नफ्स इंसान है। मैं तब नहीं समझती थी कि आजकल हर इंसान ने चेहरे पर झूठा नकाब डाल रखा था। रमज़ान का महीना करीब आया तो सास ने पहले ही साफ अल्फाज में बोल दिया कि वो और मेरे ससुर मरीज़ हैं, दोनों रोज़े नहीं रखते। अलबत्ता मेरा जेठ रमज़ान के सब रोज़े रखता था। मेरी सास ने जेठ से कह दिया, दूध दही लाकर अपनी भाभी को जगा देना, ये अपने साथ तुम्हें भी सहरी करवा दिया करेगी। मुझे भी इतराज़ ना था। मैं कामकाज की आदी थी। हमारा घराना बड़ा था, इसकी निस्बत 2 लोगों की सहरी बनाना मुझे बोझ नहीं लगा था, बल्कि ये तो सवाब का काम था। मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सहरी के नाम पर मेरा जेठ जो अपने कमरे में रहता था मेरे सर पर ही सवार हो जाएगा। मेरी शादी को कुछ ही अरसा हुआ था। मैं भी ससुराल वालों के मिजाज से वाकिफ़ ना थी। मुझे माँ बाप ने रुखसत करते हुए कह दिया था कि अब वही घर तुम्हारा घर है और इस घर का हर फर्द तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे किसी ने नहीं समझाया कि ससुराल में जेठ या देवर ऐसा रिश्ता है जिससे एहतियात और फासला रखना लाजिम होता है। रमज़ान की पहली रात मैं अपने कमरे में सुकून से सो रही थी जब अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का भारी हाथ महसूस हुआ। मैं नींद में थी, फौरन जाग गई। उठकर देखा तो मेरा जेठ कमरे में खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी, शर्मिंदा होने लगी कि नींद में इतनी मगन थी, अपने जेठ के आने की खबर ही नहीं हुई। हालांकि कसूर मेरा ना था, बल्कि मेरे जेठ का तरीका ही गलत था। उसने ना दरवाज़ा बजाया, ना आवाज़ दी। बिना आवाज़ किए उसने कमरे में आकर मेरा कंधा हिलाते हुए मुझे जगाया था। मुझे अच्छा नहीं लगा था, मगर मैं खामोश रही और अपनी गफलत बड़ी नींद पर शर्मिंदा होती रही। मेरे जागने पर मेरा जेठ कमरे से चला गया। मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोती किचन में जाकर खड़ी हुई। मैं जब तक सहरी बनाती रही, मेरा जेठ वहीं किचन में ही कुर्सी रखकर बैठ गया और खामोशी से मुझे देखता रहा। हम दोनों ने मिलकर सहरी की और फिर मैं कमरे में चली गई। पहली सहरी आराम से हो गई। सास ससुर नमाज पढ़ने के भी आदी ना थे, इसलिए मैंने नमाज अदा की और फिर से सो गई। दिन के वक्त मेरी सास ने मुझसे कोई काम नहीं करवाया और अपना हर काम खुद करती रही। मैं इत्मीनान से इबादत करती रही। अगली सुबह भी जेठ ने वैसे ही जगाया। बिना आवाज़ किए वो कमरे में आ जाता और मुझे कंधे से पकड़कर जगाता था। मुझे जेठ का यूं छूना अजीब लगता था, मगर मैंने ज़्यादा महसूस नहीं किया और इस बात को नज़रअंदाज करती रही। मगर दिन ब दिन मेरे जेठ के रवैये में अजीब सा बदलाव आने लगा। अब दिन के वक्त भी मेरा जेठ मुझे काम करते हुए देखता रहता। मैं देखती तो वो नज़रें हटाकर अपने माँ बाप से बातें करने लग जाता। जब से मैं अपने जेठ को सहरी करवाने लगी थी, वो सारा दिन मेरी तारीफ़ करता रहता और अपने माँ बाप से कहता कि आपकी ये बहू बहुत अच्छी लड़की है। मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी। बीवी खुद सारा मोहल्ला घूमती रहती और घर आकर मेरे किरदार पर कीचड़ उछालती रहती। मेरा जेठ मुझे देख देख कर ठंडी आहें भरता। मुझे लगता कि शायद वो अपनी हसरत भरी ज़िंदगी पर दुखी थी। मुझे अपने जेठ की अपने वजूद के आर पार होती नज़रों से उलझन होती थी, मगर मैं हर बार खुद को दलाइल देती थी कि मुझे गलत फहमी है, वरना बुरी नीयत के लोग सबके दरमियान बैठकर तारीफ़ नहीं करते। मेरा जेठ जो सोचता था माँ बाप के सामने बोलता था और मेरे जेठ की हर वक्त तारीफ़ें सुनकर मेरी सास ससुर मुझे पहले से ज़्यादा चाहने लगे थे। मैं इतनी सी तवज्जो पर खिल उठी थी। मैं इतनी नादान थी कि कभी अपने जेठ के इस मीठे लहजे और अपने रवैये का मकसद ही नहीं समझ सकी थी। मैं पहली बार तब चौंकी थी जब एक रोज़ मेरी आँख खुली तो मेरा जेठ कमरे में मौजूद था, मगर मुझे जगाने की बजाय खामोशी से देख रहा था। मुझे झटका लगा। मेरे जागने पर
میرا جیٹ جلدی سے بولا کہ میں تمہیں ہی جگانے آیا تھا، جلدی آ جاؤ، وقت کم رہ گیا ہے۔ میں بھی تب روزہ رکھنے کے خیال سے سر جھٹک کر جلدی سے کچن میں پہنچی اور وقتی طور پر میرے دماغ سے جیٹ کی وہ حرکت نکل گئی۔ روزہ رکھ کر میں کمرے میں چلی گئی اور نماز پڑھ کر سو گئی۔ میں بے وقوف تھی، کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ کمرے کا دروازہ لاک کر دیا کروں، میرا ذاتی کمرہ تھا، مگر میں نے کبھی کمرے کا دروازہ بند نہیں رکھا تاکہ میری ساس جب چاہے کمرے میں آ سکے۔ حالانکہ میری ساس سسر تو میرے کمرے میں کبھی نہیں آئے تھے اور جیٹ کا کوئی کام نہ تھا، مگر مجھے یہ سب عام بات لگتی تھی۔ مگر جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے، مجھے اپنے جیٹ کا دندناتے ہوئے اپنے کمرے میں آنا اور مجھے ہاتھ لگانا برا لگنے لگا۔ رمضان سے پہلے میری جیٹ کو کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ میرے کمرے میں آتا یا مجھے ہاتھ لگاتا، تب بھی میرا جیٹ یہی ظاہر کرتا تھا کہ سحری کے لیے مجھے جگانا اس کی مجبوری ہے، مگر اس کا طریقہ مناسب نہ تھا۔ میں نے ایک روز بہانے سے اپنے شوہر کو بتایا، مجھے لگا کہ شاید وہ اپنے بھائی کی اس حرکت پر ناگواری محسوس کرے گا اور خود اپنے بھائی کو سمجھا دے گا، مگر وہ الٹا مجھ سے بولا کہ اچھی بات ہے، تمہیں اکیلے تنگ نہیں ہونا پڑتا، میرا بھائی دودھ دہی بھی لا دیتا ہے، جگہ بھی دیتا ہے، ورنہ تم اکیلی سب کیسے کرتی۔ شوہر کی بات پر میں خاموش ہوگی کہ شاید واقعی مجھے یہ بات خواہ محسوس ہو رہی ہے۔ میری جیٹ نے ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی تھی کہ میں شک میں مبتلا ہوتی یا محتاط ہو جاتی، حالانکہ میں کئی بار محسوس کر چکی تھی کہ میرے جاگنے سے بہت پہلے میرا جیٹ میرے کمرے میں آ جاتا۔ میں جاگ جاتی تو وہ مجھ سے بول دیتا کہ میں بھی جگانے آیا تھا۔ مجھے جگانے کے بعد میرا جیٹ دودھ دہی لینے چلا جاتا تھا۔ مجھے چند روزوں کے بعد ہی اپنے جیٹ کی موجودگی بوجھ لگنے لگی۔ پورے گھر کی سحری بنانا الگ بات تھی اور ایک جیٹ کو کچن میں سحری بناتے ہوئے سر پر سوار دیکھنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ پہلے روز تو میرا جیٹ ایک طرف بیٹھ رہا تھا، مگر اس کے بعد وہ کام کروانے کے بہانے میرے ارد گرد گھومتا رہتا، بہانے سے مجھے چھونے لگتا۔ میں جوان لڑکی تھی، میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی، مگر میں اپنے جیٹ کو ٹوکنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو مجھے غلط فہمی ہو رہی ہو اور میرے جیٹ کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ پھر روزہ رکھوانا تو ثواب کا کام تھا، میرے گھر والے، میرا شوہر اور جو بھی سنتا مجھے یہی بول دیتا کہ میں ثواب کما رہی ہوں۔ مگر ایک روز دن کے وقت میں کمرے سے نکلی تو جیٹ کو کچن میں کھڑے دیکھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ روزے کے ساتھ میرے جیٹ کو کچن میں جانے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی۔ میں نے کچن میں جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پوری کھل گئی۔ میں بنا آواز کیے واپس کمرے میں چلی گئی، مگر میرے اعصاب کو اچھا خاصا جھٹکا لگا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی، جو کچھ میں دیکھ چکی تھی اس پر کوئی یقین نہ کرتا۔ میری ساس اور سسر جو میرا اتنا خیال رکھ رہے تھے، یقیناً ایسی بات کرنے پر وہ بھی مجھے ہی برا بھلا کہتے۔ میں گھر میں کسی کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا۔ میرے شوہر کو کچھ خبر ہی نہیں تھی پیچھے اس کے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں نے بھی ایک دو بار اشارہ دینے کی کوشش کی، مگر فائدہ نہ ہوا۔ میں اتنی پریشان ہوئی کہ اس رات میں نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ صبح کے قریب میرے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں رات کو پریشانی کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، اس لیے اس آواز پر ہڑبڑا کر جاگی اور جلدی سے دروازہ کھولا۔ میں گھبرا گئی کہ شاید ٹائم کم رہ گیا ہو، مگر دروازہ کھولا تو پتہ چلا کہ فجر کی اذانیں بھی ہو چکی ہیں۔ میرا جیٹ غصے سے دروازے کے پاس کھڑا تھا اور میرے ساس سسر بھی وہاں موجود تھے۔ میں پریشان ہو گئی کہ نہ جانے کیا بات ہو گئی ہے۔ میری ساس نے مجھے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے سوال کیا۔ میں بولی کہ تم ٹھیک تو ہو؟ کب سے تمہارا بھائی دروازہ بجاتا رہا، تم جاگی نہیں؟ میں اپنی ساس کے سوال پر حیران ہوئی۔ کمرے کے دروازے پر کوئی دستک نہیں ہوئی تھی۔ میرا جیٹ غصے سے بولا کہ تمہاری وجہ سے آج کا روزہ ضائع ہو گیا، دروازہ بند کر کے سونے کی کیا ضرورت تھی؟ جب دروازہ بجانے سے بھی نہیں جاگی۔ مجھے اپنی جیٹ کی بات پر بہت غصہ آیا۔ مجھے ایک روز پہلے کچن میں دیکھا منظر یاد آیا۔ میرا دل چاہا سب کے سامنے اپنے جیٹ کا حقیقی روپ ظاہر کر دوں، مگر ظاہر ہے کوئی میرا یقین نہ کرتا، اور وہ بات کرنے کے لیے بھی مجھے ہمت چاہیے تھی۔ میں نے اپنی ساس کو تسلی دی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میری آنکھ اس لیے نہیں کھلی کیونکہ دروازے پر کوئی دستک نہیں دی گئی، ورنہ میں ضرور جاگ جاتا۔ میری بات پر میرے سسر نے کچھ خفگی سے کہا کہ تمہارا جیٹ دروازہ تو بجاتا رہا ہے، بیچارہ تم نے سنا ہی نہیں، آخر اسے ہمیں جگانا پڑا کہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ میری ساس بھی ہدایت دینے لگی کہ بیٹا دروازہ بند کر کے مت سویا کرو، ایسے تو روزانہ آنکھ نہیں کھلے گی اور دونوں کا روزہ رہ جائے گا۔ میرا جیٹ مسلسل یہی باور کروا رہا تھا کہ دروازہ بند نہ ہوتا تو وہ مجھے کب کا جگا دیتا۔ میں اپنے جیٹ کو حیرت سے جھوٹ بولتا دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی نیند سے واقف تھی، ہلکی سی دستک یا آہٹ پر بھی میری آنکھ کھل جاتی تھی، اس لیے مجھے اچھے سے پتا تھا میرے کمرے کے دروازے پر کوئی دستک نہیں ہوئی تھی، مگر میرا جیٹ جو چاہتا وہی ہو چکا تھا۔ میری ساس سسر مجھے دروازہ بند رکھنے سے منع کر چکے تھے۔ میں شادی شدہ تھی، مگر اس گھر میں کسی کو میری ذاتیات کا خیال نہ تھا۔
उस रोज़ मैं बहुत बददिल हुई और बिना कुछ खाए पिए रोज़ा रखना पड़ा था। मैंने अपने शोहर को फ़ोन पर सब बताया तो वो भी यही बोले कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया होगा, मेरा भाई क्यों झूठ बोलेगा, उसका रोज़ा ज़ाया हुआ है इसलिए वो गुस्सा हो गया होगा। मुझे बहुत बेबसी महसूस हुई थी। मैं अपने जेठ का अजीब रवैया महसूस करके भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अगली रात मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया और मेरा जेठ वक्त से पहले मेरे कमरे में आ गया। उसने मेरे कंधे को अभी छुआ था कि मेरी आँख खुल गई। मैं उठकर बैठ गई। घड़ी पर वक्त देखा तो ठिठक गई। मेरा जेठ मुझे वक्त से पहले जगा चुका था। मेरे देखने पर मेरा जेठ बोला कि मैं कल परेशान हो गया था, आज इसलिए चेक करने आया कि तुम ठीक हो या नहीं। अभी सहरी का वक्त नहीं हुआ। मैं अपने जेठ की बात पर सब्र के घूंट भरकर रह गई। मुझे तब अंदाज़ा हुआ कि मेरा जेठ मुझे जगाने नहीं आया था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके छूने पर मैं फ़ौरन जाग जाऊंगी। मैं उस वक्त उठकर बहाने से बाथरूम में बंद होगी। मेरा जेठ कमरे से चला गया मगर मेरी घबराहट बढ़ गई थी। मेरे जेठ की हरकतें दिन ब दिन नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी और मेरी बेबसी ये थी कि मैं अपने कमरे में भी सुकून से नहीं सो पा रही थी। दिन निकलने तक मेरे सास ससुर सोए रहते और मेरा जेठ दीदा दलेरी से कमरे में चला आता। उस वक्त सिर्फ हम दोनों अकेले होते थे और मेरी खामोशी मेरे जेठ को हवा दे रही थी। उस रात में सहरी का वक्त होने तक सो नहीं पाई थी। इससे अच्छा था कि मैं अकेली रोज़ा रखती रहती। मगर अब मुझे समझ आ चुकी थी कि मेरा जेठ क्यों रोज़ाना सहरी में मुझे उठाता था और मेरे साथ किचन में खड़ा रहता था। मैंने अपनी सास से कुछ रोज़ के लिए मेके जाने की इजाज़त मांगी तो वो मना कर गई और बोली कि यहाँ तुम्हारे जेठ को रोज़ा कौन रखवाएगा। अब अगर एक सवाब कमा रही हो तो इस काम को पूरा करो। मैं बूढ़ी जान अब सुबह सवेरे जागकर किचन में खड़ी नहीं हो सकती। मैं बेचारगी से अपनी सास को देखती रह गई। जिस शख्स की वजह से मैं घर से जाना चाहती थी उसी की वजह से मुझे रुकना पड़ा। मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि मेरी शादी से पहले सब कैसे होता था। मैं पहले ही जानती थी कि पिछले रमज़ान में जिठानी इस घर में मौजूद थी। अब वो नहीं थी तो मुझे सब करना था। जब मुझे और कोई रास्ता ना मिला तो मैं अपने शोहर से जिद करने लगी कि या वो वापस आ जाए या मुझे बुलवा ले। मेरे शोहर मेरी इस बेवजह जिद पर परेशान हुए और बोले कि शादी के वक्त ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। वैसे तो मेरे शोहर की बैरून मुल्क अच्छी नौकरी थी और वो अच्छी खासी भारी रकम घर भेजते थे। वो चाहते तो मुझे बुलवा सकते थे मगर वो अपने बूढ़े माँ बाप की वजह से मुझे नहीं बुलवाते थे। मैंने एक रोज़ वाज़े अल्फाज में शोहर को बोल दिया कि वो अपने भाई को समझाए वो सुबह जागकर मेरा काम ना बढ़ाए। मेरे शोहर को हैरत हुई। वो बोले कि मेरे भाई को रोज़ा रखना होता है, एक सहरी करवाने पर तुम हर आए दिन इतना मसला क्यों बना रही हो। मैंने गुस्से से शोहर को बता दिया कि उसका भाई रोज़े नहीं रख रहा। मेरे शोहर को झटका लगा। मैंने कुछ रोज़ पहले अपने जेठ को किचन में देखा था तो वो वहाँ छुपकर फ्रिज से फ्रूट निकाल कर खा रहा था। मैं उस रोज़ हक्का बक्का रह गई थी। मुझे तब पता चला था कि मेरा जेठ रोज़ा ही नहीं रखता था मगर वो फिर भी सहरी के वक्त जाकर मुझे तंग करता था। मैं ये जानकर बहुत डर गई थी। मुझे तब एहसास हुआ था कि अगर रोज़ा ना रखने के बावजूद मेरा जेठ रोज़ाना उस वक्त जाग रहा था जो मेरी सास ससुर सोए हुए होते थे तो इसका मतलब साफ था वो सिर्फ मौके से फ़ायदा उठा रहा था। मगर मेरी बात का कभी सास ससुर यकीन ना करते और मेरे शोहर को भी ये सुनकर गुस्सा आया। वो मुझे डांटने लगे कि तुम मेरे भाई पर उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगा रही हो। वो सुबह सवेरे उठकर दूध दही लेने जाता है, तुम्हें सहरी के लिए जगाता है और तुम उसकी एक रोटी बनाने से बचने के लिए इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं परेशान हो गई। मेरे शोहर को मेरी बातों पर यकीन ना आया बल्कि वो अफसोस करने लगा और बोले कि मेरा बदकिस्मत भाई जानता तक नहीं कि उसकी बीवी के बाद अब तुम भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही, जबकि वो तुम्हारी इतनी तारीफ करता है, छोटी बहन समझता है और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। मैं चुप सी हो गई। मेरी जेठ का किरदार उसके घर वालों के सामने साफ था। मैं इस घर में नहीं थी इसलिए मुझ पर यकीन उन लोगों के लिए मुमकिन नहीं था। ये बात समझने के बाद मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मैं इस बात पर अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी इसलिए अपने शोहर से माफ़ी तलाफ़ी करके बात ख़त्म कर दी। और चंद दिन के बाद जब शोहर का मिजाज अच्छा देखा तो उसको मशवरा दिया कि वो अपने बड़े भाई की शादी करवाए। जेठ की बीवी होगी तो वो अपने शोहर को भी संभालेगी और सास ससुर का भी ख्याल रखेगी। मेरा मशवरा मेरे शोहर को अच्छा लगा। वो माँ बाप से बोले कि बड़े भाई का मुनासिब सा रिश्ता तलाश करें। मेरी जेठ ने सुना तो ठिठक गया। इस रोज़ के बाद संभल कर रहने की बजाय मेरा जेठ मजीद बेबाकी पर उतर आया और अब अक्सर मेरे कमरे में आकर मुझे जगाने के बहाने उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। किचन में भी वो मुझे तंग करता और करीब खड़ा रहता। मैं रोज़ाना दुआएं करने लगी कि जल्द जेठ को कहीं से अच्छा रिश्ता मिले और सादगी से शादी हो जाए तो मेरी जान छूट जाएगी। मुझे तब बिल्कुल नहीं पता था कि जेठ की शादी से पहले ही मुझ पर कैसी क़यामत टूटने वाली थी। मैं तो ये सोचकर मुतमिन थी कि जल्द मेरे जेठ का रिश्ता होने वाला है मगर मेरा जेठ तो कुछ और सोचे बैठा था। एक रोज़ वो मुझे सहरी के लिए जगाने आया तो इससे पहले जागी हुई थी।
मैं वैसे भी मोबाइल में अलार्म लगा कर रखती थी ताकि वक्त से ही जाग जाऊं। मेरा जेठ मुझे जागा हुआ पाकर खामोशी से लौट गया। मैं इत्मीनान से किचन में सहरी बनाने चली गई। मेरा जेठ उस रोज़ मेरे करीब नहीं आया था और दूर से बैठकर ही मुझे देखता रहा। मैं दिल ही दिल में खुश हो गई थी कि शायद मेरे जेठ को अकल आ गई है। अपने जेठ को खाना देकर मैं खुद कमरे में चली गई, इत्मीनान से सहरी की और फिर अज़ान होने पर मैं वज़ू करने चली गई। नमाज अदा करके मैं सुकून से सो गई। मेरे सर पर बोझ सा उतरा था। मैं अपने जेठ की तरफ से लापरवाह हो चुकी थी, मगर उस रोज़ मैं भी फजर पढ़कर सोई थी कि मेरा जेठ अचानक कमरे में आ गया। मैं अपने जेठ को बेवक्त कमरे में आता देखकर हैरान हुई। मुझे गुस्सा भी आया, मगर मेरे जेठ की अगली हरकत ने मेरे होश उड़ा दिए। वो कमरा बंद कर गया। मैं घबराकर पूछने लगी कि उसे क्या चाहिए, वो क्यों कमरे में आया है। मेरा जेठ मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा और बोला कि तुम्हारे शोहर को तुम्हारी कदर ही नहीं। इतनी खूबसूरत और बावफा बीवी है उसकी, मगर वो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला गया। मेरा जेठ मेरे करीब आते हुए बोला कि मेरे भाई से अच्छा तो मैं हूँ। तुम्हारी मुझसे शादी हुई होती तो मैं तुम्हें सर आंखों पर बिठाता और ऐसे अकेले कभी ना छोड़ता। मेरे हाथ जवाब देने लगे। मैंने उठकर वहाँ से जाना चाहा, मगर मेरा जेठ मेरा रास्ता रोक गया। मेरा रंग उड़ चुका था। मेरे जेठ की अजीब बातें मुझे एहसास दिला गई कि वो किस नीयत से मेरे पास आया था। मैं रोज़े के साथ थी, उसे समझाने की कोशिश करने लगी, मगर मेरा जेठ उस रोज़ मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था और ज़बरदस्ती मेरे साथ सारी हदें पार करता चला गया। मैं पूरी शिद्दत से चीखती रही, मगर मेरे सास ससुर मेरी चीखों पर भी नहीं आए। मेरा शोहर मुझे जिन माँ बाप की खिदमत के लिए छोड़कर गया था, वो माँ बाप मेरी पुकार पर भी नहीं आए और मेरा जेठ मेरी इज्जत व नामूस रौंद कर कमरे से चला गया। मैं होशो हाथ से बेगाना वहीं पड़ी रह गई थी। मुझे हैरत थी मुझ पर क़यामत गुजर गई, मगर हर वक्त मेरा ख्याल रखने वाले मेरे सास ससुर को खबर ही नहीं हुई थी। जब मैं सारा दिन कमरे से नहीं निकली तो मेरे सास मेरे पास आई। मेरी सास ने मेरी हालत देखी तो साकित रह गई। वो घबराकर मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है। मेरा सब्र जवाब दे चुका था। मैं चीख चीख कर अपनी सास से लड़ने लगी कि जब उनका बेटा अपने घर में मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था तो तब मेरी पुकार पर वो क्यों नहीं आई। मैं गम से चीख रही थी, जबकि मेरी सास मेरे अल्फाज पर लड़खड़ा सी गई और मुझे बुरा भला कहने लगी। वो मुझसे बोली कि हमारा बेटा तो रात कोई ज़रूरी काम की वजह से दूसरे शहर चला गया था, तुम किसके साथ मुंह काला करती रही। मेरी सास मुझे झंझोड़ते हुए सवाल करने लगी, जबकि मैं सदमे से साकित रह गई। मेरा जेठ पूरे घर को पागल बना गया था। मैं रोते हुए अपनी सास से बोली कि अगर वो मेरी चीखों पुकार पर आ जाती तो खुद देख लेती कि मेरी हालत का मुजरिम कौन था। मेरी सास ने तब मुझे जो बात बताई वो मुझे गुमसुम कर गई। वो बोली कि रात को हम सोए तो पूरी रात आँख ही नहीं खुली, बल्कि सुबह भी देर से जागे। वो बोली कि हमें कोई आवाज़ ही नहीं सुनाई दी। मेरी सास को मुझ पर ही शक था कि मैं रात को उनको खाने में कोई दवा मिलाकर दे चुकी थी ताकि वो बेहोश हो जाए और मैं अपने आशना को बुलाकर गलत काम कर सकूं। मेरी सास रोने लगी कि मेरे दोनों बेटों की किस्मत ख़राब है, दोनों को बदकिरदार औरतें मिली। मैं जो पहली गम से निडाल पड़ी थी, इन इल्ज़ामात पर डहसी गई। मैं उस वक्त अपने किरदार की वजाहत देने के काबिल नहीं थी। मैंने अपने घर फ़ोन किया, रोते हुए अपने बाप को सब बता दिया। मेरे वालिद मेरी बात सुनकर तड़प गए और उसी रात मेरे माँ बाप मुझे लेने पहुँच गए। उस रात मेरे माँ बाप और सास ससुर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई हुई। मेरे सास ससुर मेरे किरदार पर कीचड़ उछालते रहे और मेरे दिल में जो ज़रा सी इज्जत बाकी रही थी वो भी उस रात ख़त्म हो गई। मेरे माँ बाप अपनी गलती नहीं जान पाए कि अगर पहले रोज़ मुझे समझा देते जेठ मेरी जिम्मेदारी नहीं तो ये नौबत ही ना आती। ना मेरे सास ससुर मुझे मजबूर करते कि मैं अपने जेठ को रोज़े रखवाऊँ। मैं अपने माँ बाप के घर चली गई। मैंने घर पहुँचते ही शोहर को कॉल करके सब बताया तो वो मुझसे बोला कि मेरे माँ बाप ने मुझे बता दिया है कि मेरा बड़ा भाई उस रात घर पर नहीं था। तुम क्यों मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हो? जो सच है वो क्यों नहीं बता देती? उस रात तुम्हारे पास कौन आया था? मैं अपने शोहर के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर बेदम सी हो गई। मैंने कॉल बंद कर दी और बुरी तरह रो पड़ी। कम उम्री में मेरी शादी हुई थी। मैंने फिर भी ससुराल की हर जिम्मेदारी को दिल से निभाया था और उनकी खिदमत की। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मेरा घर बसा रहे, मगर इसका सिला ये मिला कि मैं इज्जत ही गंवा बैठी। मेरा जेठ निहायत चालबाजी से अपना काम कर गया था। अपने माँ बाप को दूसरे शहर जाने का बोलकर उन्हें नींद की दवा देकर सुला चुका था। उस पर किसी को शक नहीं हुआ था। वो कुछ बोले बगैर ही बेगुनाह साबित हो गया और मेरा रोना तड़पना भी किसी को यकीन नहीं दिला पाया था। मैं इस घर में दोबारा जाने को तैयार नहीं थी। मैंने अपने माँ बाप से इल्तजा की कि मेरी तलाक करवाई जाए। मेरे माँ बाप परेशान थे, ना वो मुझे वापस इस घर में भेज सकते थे ना तलाक करवाना चाहते थे। मैं बीमार रहने लगी। वापस जाने की बात पर ही चीखने लगती।
मेरी इस हालत को 1 माह गुजर गया। ससुराल वालों ने दोबारा राब्ता नहीं किया, बल्कि जानने वालों ने बताया कि मेरे जेठ की सादगी से शादी हो गई थी। मेरा दिल दुख से भर गया। मुझ पर जुल्म करने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश था और मैं लोगों के सवालों और नज़रों पर नफसियाती मरीज़ा बनती जा रही थी। मुझे लगा मेरी ज़िंदगी का खात्मा हो गया है, मगर तब एक रोज़ अचानक मेरा शोहर हमारे घर आ गया। उसने मेरे माँ बाप से बात की तो मेरे माँ बाप ने मुझे नरमी से समझाया और दरख्वास्त की कि मैं अपने शोहर से बात करूं और कोशिश करूं कि घर बस जाए। हम सफ़ेद पोश लोग थे, तलाक हो जाती तो मैं सारी उम्र माँ बाप के घर बैठी रह जाती। मैं मजबूरन अपने शोहर से मिलने को तैयार हुई, वरना मेरे दिल में अपने शोहर के लिए भी गुस्सा था। मगर मैं अपने शोहर से मिली तो उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया और मैं हैरत से गुंग रह गई। मेरे शोहर ने मुझे बताया कि पहले तो वो अपने माँ बाप की बात पर यकीन करके मुझसे सवाल करता रहा, मगर फिर उसे मेरी बातें याद आने लगी। मैं उसे हर वक्त इशारों में उसके भाई की उल्टी सीधी बातें बताती थी। मेरा शोहर उलझ गया, उसे भाई पर शक होने लगा था। फिर एक रोज़ मेरे शोहर के दोस्त ने फ़ोन करके उसे जो बात बताई वो मेरे हक़ में गवाही साबित हुई। मेरे शोहर के दोस्त ने बताया कि उसी सुबह जो मेरा जेठ मेरे साथ ज्यादती करके घर से निकला, उसका हमारे घर के सामने वाले रोड पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, मगर वो मरहम पट्टी करवाकर घर वापस आ जाने की बजाय कहीं और चला गया। मेरे शोहर के दोस्त ने वो हादसा अपनी आंखों से देखा और मेरे जेठ की मरहम पट्टी भी खुद करवाई। उसने मेरे शोहर को जब बताया तो मेरा शोहर ठिठक गया। उस रोज़ उसे पता चला कि उस रात उसका भाई वाकई घर पे था और सुबह घर से गया। मेरे शोहर घर वालों को कुछ भी बताने की बजाय पाकिस्तान आ गया और मुझसे मिलकर माफ़ी मांगने लगा। वो शर्मिंदा था कि उसकी बेखबरी और लापरवाही की वजह से मैं इतने बड़े हादसे से गुजरी थी। मैं रोने लगी और शोहर से कह दिया कि चाहे सच साबित हो चुका है, मगर तब भी मैं इस घर में वापस जाने को तैयार ना थी। मेरे शोहर ने मुझे इस घर में जाने की जिद नहीं की, बल्कि मेरे वीज़े का बंदोबस्त किया और मुझे अपने साथ बिरोने मुल्क ले गया। मैं कुछ वक्त के बाद संभलने लगी। मेरे शोहर ने मेरा बहुत ख्याल रखा और दोबारा कभी मुझे उदास भी नहीं होने दिया। मगर मेरे जेठ को उसके किए कि अल्लाह ने इतनी सख्त सज़ा दी कि मेरी भी रूह कांप गई। एक रोज़ मेरे शोहर को पाकिस्तान से फ़ोन आया और उसके माँ बाप ने रोते हुए बताया कि मेरी जेठ की बीवी ने घर का हिस्सा अलग करवाया और सास ससुर से अलग हो गई। मेरी सास एक रोज़ बेटे से मिलने गई तो देखा कि घर खाली था, बहू गायब थी। वो कमरे में गई तो उनकी रूह कांप गई, क्योंकि मेरे जेठ की लाश कमरे के वस्त में पड़ी थी और उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। मेरी जिठानी ने शोहर को कत्ल करवाया और ख़ुद घर बेचकर रुपया पैसा लेकर भाग गई थी। मेरी जेठ की लाश भी 2 रोज़ पुरानी थी। मैं ये सब सुनकर अल्लाह के इंसाफ पर रो पड़ी थी। मेरे सास ससुर गमज़दा थे और मुझसे माफ़ियाँ मांगने लगे थे। मैंने खुले दिल से सास ससुर को माफ़ कर दिया, क्योंकि मुझ पर जुल्म करने वाला अपने अंजाम को पहुंच चुका था। अब मुझे किसी से गिला नहीं रहा था। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची और सबकमूज़ कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।